अभी तक हम लोग दो वेक्टर को जोड़ना सीखे, ऐड करना ना, कैसे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। और दूसरी बात यह है कि हम लोग उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल चुके हैं, एनालिटिकल फॉर्म्स ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर अलजेब्रिक फॉर्म्स ऑफ वेक्टर एडिशन। मैग्नीट्यूड भी हम लोग रिजल्टेंट का निकाल चुके हैं, और क्या निकाल चुके हैं, डायरेक्शन भी। बट कब, जब उसके बीच का कुछ एंगल दिया है। जैसे देखो, अगर दो वेक्टर दिया है ऐसे और इसके बीच का एंगल थीटा हो, तो हम लोग यहाँ इस मान लो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, तो हम लोग यहाँ भी क्या सीखे निकालना वो मैं लिख रहा हूँ। अभी आप लोग सिर्फ ये सीखे हो निकालना, इसका मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड डायरेक्शन भी क्या, tan अल्फा। क्या लिखे थे हम लोग, b sin थीटा बाय a प्लस बी cos थीटा, और आप बीटा भी लिखे थे, थीटा माइनस अल्फा। ये तीन चीज़ आप सीख चुके हैं। कब, जब किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा दिया हो और उसका मैग्नीट्यूड दिया हो। ये कोई स्पेशल केस नहीं है इसका, मैं बताना सिर्फ चाह रहा हूँ। अगर दो वेक्टर आपके पास दिया है, मान लो कि मैं कंसीडर करूँ ये एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ये है, और इनके बीच का एंगल अगर ये थीटा दिए, ये कितना मुझे पता नहीं, 10 20 50 5000 5 डिग्री 50, कुछ भी हो सकता है मे भी। समझ आ रहा है ना। अगर वेक्टर ए ये है और बी ये है, अगर इसके बीच का एंगल अगर दिया है, समझ आ रहा है ना, तो हम लोग ये सब निकालना सीख चुके हैं। पर मुझे एक चीज़ बताओ, देखो एक स्पेशल केस क्या होता है कि उसी से बातों को निकालना। जैसे मान लो कभी ये थीटा क्या है, एनी एंगल बिटवीन टू वेक्टर, समझ आ रहा है ना, एनी एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो कभी देखो, अब इसी में कुछ क्या बन जाता है, कभी स्पेशल केस कैसे बनता है समझना। जैसे मान लो कि ये वेक्टर ए और बी है जिसके बीच का एंगल थीटा दिया गया है, क्या ये कभी ऐसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो ऐसे जब हो जाए, तो अगर दो वेक्टर ये है ना, अगर ऐसे हो जाए तो क्या एक दूसरे से पैरेलल है, तो पैरेलल है तो एंगल उन दोनों के बीच का 0 डिग्री होगा, एक ये कंडीशन। दूसरा ऐसे भी हो सकता है, समझ आ रहा है ना, तो ये कितना है 90 डिग्री। ऐसे भी हो सकता है, कितना है ये 180 डिग्री। और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट केस जो है वो है, क्या कभी दोनों वेक्टर का बीच का दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए, तो उस समय भी इस रिजल्टेंट का फार्मूला इसका और इसका सब फार्मूला अलग हो जाता। बेसिकली मेन यही है ना। पर हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि अगर आपको दोनों वेक्टर का समझ आ रहा है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर दे दिया, तो आप इतने बड़ा फार्मूला क्यों लिखोगे अगर इससे छोटा सा काम निकल जाए तो। अगर दोनों को पैरेलल ऐसे दे दिया हो तो भी आप क्या करोगे, इतने बड़े फार्मूले लगा क्या करोगे। एंटी पैरेलल दे दिया तब भी क्या करोगे, इतने बड़े फार्मूले लगा के। परपेंडिकुलर दे दिया तब भी क्या करोगे, इतने बड़े फार्मूले लगा के। उसी पे स्पेशल केस हम लोग देखेंगे अभी। तो उसमें पहला क्या है पहला केस समझ आ रहा है ना, क्या हो, अगर दो वेक्टर, यहाँ वेक्टर ए बी, इसी को मैं आगे लिख रहा हूँ, यदि वेक्टर ए एंड बी एक दूसरे से ऐसे पैरेलल हो जाए, मैग्नीट्यूड क्या है हमको पता नहीं है क्योंकि आप लोग पैरेलल में समझते हो। अगर क्या हो, दोनों वेक्टर एक दूसरे से पैरेलल हो जाए, समझ आ रहा है ना तो उस समय हम लोग जानते हैं थीटा कितना होता है। मेरा कहने का मतलब है एंगल बिटवीन टू वेक्टर 0 डिग्री, ये भी हम लोग पहले से भी जानते हैं। तो ये वैल्यू क्या करो, आप इस फार्मूले में रखो, समझ आ रहा है ना।
इस मतलब देखो ए और बी दो वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है उस समय कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है? सिर्फ इस एंगल से ना, क्योंकि पैरेलल हो गया तो एक फिक्स एंगल होगा 0 डिग्री। तो अब पर इसका रिजल्टेंट का फार्मूला तो यही है ना। हम लोग क्या करेंगे, इस 0 डिग्री का मान यहाँ पुट करके देखेंगे कि उसका, समझ रहे, इस 0 डिग्री का मान इस फार्मूले में पुट करके देखेंगे कितना वैल्यू आता है। तो चलो ठीक है, देखते हैं रिजल्टेंट का फार्मूला। देखो ए स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस 2a बी कॉस 0 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए शायद कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो ये 1 होगा तो ये क्या बचेगा 2ab, क्या बचेगा 2ab। आप इसको ऐसे लिख सकते हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अब ये क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का हल स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगले टर्म में, मोड ऑफ ए का प्लस मोड ऑफ बी का हल स्क्वायर। थोड़ा अच्छे से लिखे और कुछ ना, आप वैसे सिंपल भी लिख सकते थे। तो स्क्वायर हटेगा तो क्या रूट का खत्म हो जाएगा। इसको फाइनली आप कैसे लिखोगे, ऐसे, समझ आ रहा है ना। तो बचेगा क्या, मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। समझ में आ रहा है। देखो हम लोग जब वेक्टर सीख रहे थे तो वहाँ हमने एक एग्जाम्पल दिए थे 1 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन। उसको हम लोग यहाँ सेटिस्फाई भी करेंगे। हमने लिखे थे मे बी इक्वल टू 6 न्यूटन और मे नॉट बी इक्वल टू 6 न्यूटन। समझ आ रहा है ना। स्पेशल केस में देखते हैं हम लोग उसको। अब देखो अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो उसका रिजल्टेंट का मतलब उसका रिजल्टेंट क्या है, उसको हम लोग डायरेक्ट कैसे जोड़, सिंपली जोड़ देंगे, जिस तरह से हम लोग किसको जोड़ते हैं, अलजेब्रिक सम करते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रख लो। अगर दो वेक्टर या फिर 2 लाख वेक्टर एक दूसरे से पैरेलल हो तो उस समय जिस तरह से आप अलजेब्रिक सम करते हो उसी तरह से वेक्टर को भी सम कर सकते हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपका हमने यहाँ से ड्राइव करके लाया और ये फार्मूला ये बता रहा है। समझ आ रहा है ना, क्योंकि ये मोड है क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो हम लोग इसको सीधे जोड़ सकते हैं, सी होगा तो प्लस सी दे देंगे, डी होगा डी, जनरल आप कर सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग जो हाँ आप यहाँ इसको यहाँ कर सकते हो सेटिस्फाई, कोई दिक्कत नहीं। अगर 0 डिग्री रखो तो ऊपर 0 हो जाएगा, तो 0 बाय समथिंग 0। तो बेसिकली हमेशा क्लियर ही होगा, ये 0 है और ये 0 गया 0। तो हमेशा उस समय वेक्टर ए से रिजल्टेंट भी 0 डिग्री और बी से रिजल्टेंट भी 0 डिग्री और ए बी के बीच का भी एंगल 0 डिग्री। तो यहाँ अगर कभी कभी आपसे ये भी पूछे कि 2 और मोर देन 2 वेक्टर एक दूसरे से पैरेलल है तो उसका रिजल्टेंट का वेक्टर ईच एंड एवरी वेक्टर से कितना होगा, हमेशा 0 डिग्री होगा। और दोनों के बीच का एंगल तो 0 डिग्री होगा, या फिर 2000 वेक्टर उसके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा ही। तो हम लोग जो एग्जाम्पल दिए थे शुरू में उसको लिख के हम लोग यहाँ सेटिस्फाई भी करते हैं। हमने बोले थे कि एक बॉडी है, मान लो कोई बॉडी है ये, जिसके ऊपर, हाँ पर कंडीशन क्या है, पैरेलल, समझ आ रहा है ना। तो उसके ऊपर क्या लग रहा है, 3 फोर्स लग रहा है, 1 न्यूटन 2 न्यूटन और 3 न्यूटन। ये तीनों फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, एक बॉडी के ऊपर। तो अगर ये सब एक दूसरे के पैरेलल है तो अगर वो पैरेलल हो तो उसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे, सीधे अलजेब्रिक तरीका से, कोई दिक्कत उसमें 1% भी नहीं सोचेंगे। तो बेसिकली यहाँ से अगर मैं बोलूँ एफ नेट कितना होगा, तो 1 + 2 + 3 = 6। तो आपको समझ में आ रहा है कब 6 न्यूटन होगा। तो हम इसीलिए तो वहाँ लिखे थे मे और मे नॉट भी इक्वल टू 6 न्यूटन। तो आप इसको क्या करो, प्रिंट करो केस 1 करके। अब हम लोग देखते हैं केस 2। देखो केस 2 में कुछ ज़्यादा मत करो, हम लोग इसी से उसको ड्राइव कर लेंगे। केस 2 क्या है, अगर वेक्टर ए एंड बी एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाए, एंटी पैरेलल का मतलब एंगल 180 डिग्री, ये सब हम लोग पहले सीख चुके, इसीलिए हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर और छोटे छोटे बातें वहाँ सीखते हैं, क्योंकि उसका अप्लाई हम लोग यहाँ सीधे कर सकते। समझ आ रहा है ना। तो मतलब अगर दो वेक्टर एक दूसरे से एंटी पैरेलल हो
तो उसके बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे 180 डिग्री का मान यहाँ रखेंगे। तो ये होता -1, तो बेसिकली यहाँ माइनस आ जाएगा। तो ये कितना होगा माइनस, तो ये कितना होगा माइनस। समझ आ रहा है ना। इन दोनों फार्मूला से आप क्या सीखे, अगर पैरेलल हो तो उसको हम लोग सीधे जोड़ देते हैं, एंटी पैरेलल हो तो सीधे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मतलब एंटी पैरेलल और पैरेलल वाले केस में क्या होगा, मतलब अलजेब्रिक सम को सेटिस्फाई करेगा, अलजेब्रिक सम या सम या डिफरेंट को सेटिस्फाई करेगा, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग उसी को दूसरे एग्जांपल में देखते हैं थोड़ा अच्छे से। तो बेसिकली ये 2 न्यूटन था, सॉरी हमने क्या करते दो फोर्स को एक तरफ लगाते और तीसरे को पीछे लगा देते 3 न्यूटन को। अब देख ये क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है, तो पैरेलल केस में आप क्या देखे हो, दोनों को सीधे जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रहा है ना। तो 1 और 2 मतलब 1 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन 3 न्यूटन। अब देखो, अब ये दोनों इससे एंटी पैरेलल है, तो इन दोनों का सम को इससे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 - 3 = 0 न्यूटन। समझ आ रहा है ना। इसीलिए अगर हम लोग देखो एक मार्कर है, अगर मैं दोनों तरफ से इसको सेम फोर्स से लगा के खींचूँ तो कितने भी आप फोर्स लगा दो ये किधर भी डिस्प्लेस नहीं होगा। इसका कारण क्या है, यही कारण है, हम लोग प्रूफ अभी कर चुके हैं इसको। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखो। समझ आ रहा नहीं है, इसीलिए स्पेशल केस हम लोग छोटे छोटे पढ़ते हैं। तीसरा केस है अगर वेक्टर क्या हो, अगर वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, क्या हो जाए, एक देख मैग्नीट्यूड की बात मैं नहीं कर रहा, सिर्फ परपेंडिकुलर हो जाए। ये वेक्टर ए ये है और ये वेक्टर बी है, जो क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो क्या 90 डिग्री का एंगल बनेगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर आप लोग समझते ही हो। तो 90 डिग्री का मान ये होता है 0, तो ये 0, ये 0, तो किसी समथिंग में 0 से मल्टीप्लाई करो तो ये ख़त्म हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। ये अगर ख़त्म हो जाएगा तो आप इसको थोड़ा ढंग से लिख सकते हो, ऐसे समझना। इसको आप कैसे लिख सकते हो ढंग से, R = mod ऑफ A का होल स्क्वायर प्लस mod ऑफ B का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है। तो अगर परपेंडिकुलर हो तो आप, अगर दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो तो डायरेक्ट उसको पाइथागोरस प्रमेय जो आप पढ़े हो अंदर थे वो अप्लाई कर सकते हो रिजल्टेंट निकालने के लिए। क्योंकि पाइथागोरस में भी क्या होता है, H = B का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, किसके H मतलब हाइपोटेनियस। इसमें भी हम लोग एग्जाम्पल देखते वही वाला, क्योंकि हम बोले थे वहाँ हम लोग इसको सेटिस्फाई करेंगे। इधर कितना लग रहा था 1 न्यूटन, इधर कितना लग रहा था 2 न्यूटन, इधर कितना 3 न्यूटन। पर ये इधर नहीं लगा कि इधर है परपेंडिकुलर है, क्योंकि हम लोग परपेंडिकुलर वाले केस पढ़ रहे हैं। ये कितना है 1 और ये कितना है 2, तो 1 प्लस, क्योंकि ये पैरेलल है तो सीधे जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो 1 + 2 3 न्यूटन। पर अगर यहाँ अब हम लोग R का मान निकालने के लिए चले, समझ आ रहा है ना, तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, दोनों को रूट में दे के स्क्वायर करना पड़ेगा। दोनों मतलब किसका 3 और 3 को, मतलब ये भी 3 ही है और ये भी 3 ही है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब R = 9 + 9, तो ये कितना होगा 3√2 न्यूटन। समझ आ रहा है। देखो हम वही बात, इसीलिए हम लिखे मे B = और मे नॉट B = तो आप इसको प्रिंट करो। तीसरा केस ये था, ये सब याद रखना, क्योंकि हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे फिजिक्स में तो ये सब डायरेक्ट कहीं भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसीलिए आप क्या करो, इन सब चीज़ों को याद रखना और अप्लाई करना सीखो। इम्पोर्टेंट है अप्लाई करना सीखना। बेसिकली ये तीसरा केस था, हमने लिखे नहीं, ध्यान रखना। थर्ड केस था ये। चलो फोर्थ केस देखते हैं। ये थोड़ा बड़ा है और थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है।
तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहीं से तो निकाल रहे हैं। देखो तीसरा केस क्या है कुछ बड़ा नहीं पर सिंपल है। तीसरा केस ये है कि फोर्थ केस क्या है समझना। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इजकल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हो जाए, क्या हो जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इजकल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, क्या सिर्फ यहाँ मैग्नीट्यूड इक्वल है, पर अभी भी इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, पर ये कितना है वो पता नहीं, क्या है, थीटा है। तो हम लोग देखेंगे इस समय रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है, समझ आ रहा है ना। सिर्फ क्या किए, दोनों वेक्टर का अभी तीसरा फोर्थ स्पेशल केस क्या है, अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो, जैसे कि मान लो कि मैं मार्कर की बात करूं, मार्कर वाला कंडीशन, दोनों का क्या मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इस समय अगर इसके बीच का एंगल कुछ हो जाए तो हम लोग, समझ आ रहा है ना, तो हम लोग इसको कैसे उसका मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वो फार्मूला हम लोग सीख रहे हैं। मैं बता दूं ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट लगभग इसके मदद से आप फिजिक्स में हज़ारों सवाल कर सकते हो, मतलब जितने बनाओगे। अब मान लो कि बोलोगे मैं तो 50 सवाल बनाया हूँ, उसमें मेरा 1000 सवाल कहाँ पुरता है इस फार्मूले पे। अगर 50,000 बनाओगे तो उसमें 1000 सवाल करोगे, और फिर 500 ही करोगे तो उसमें लगभग 25 हो जाएगा, बस 10 20 25 हो जाएगा इसी फोर्थ केस पे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि कितने सवाल आप अटेंड कर रहे हो, उसके अनुसार ये फार्मूला उतने इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो तीसरा केस क्या है, अगर चौथा केस जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए और क्या हो, दोनों के बीच का एंगल थीटा हो, तो उस समय इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वो अब हम लोग सीखते हैं। देखो क्या बराबर है, यहाँ मैग्नीट्यूड बराबर है, तो मैग्नीट्यूड बराबर ए इक्वल टू बी है, तो उसकी जगह हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए का स्क्वायर, बी की जगह भी ए रख सकते हैं, 2a कॉस थीटा, समझ आ रहा है ना। तो ए स्क्वायर और ये ए इंटू ए, वो भी ए स्क्वायर हो जाएगा। कॉस थीटा। अब देखो यहाँ ए सब में कॉमन आएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी डॉट नहीं, आप उतना समझते हैं। अगला टर्म हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ ये उतना इम्पोर्टेंट है जितना आपको खुद का नाम रखना इम्पोर्टेंट है, कहीं आप अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए, उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी फिजिक्स के सवाल बनाने के लिए, ये वाले केसेस। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ए का स्क्वायर, वन प्लस वन 2, क्या 2 कॉमन भी हम लोग ले सकते हैं, 1 + 1 2 और 2 को बाहर हम लोग निकाल लेते हैं, तो 1 + 1 2 cos थीटा। अब आप लोग ये अगर नहीं समझते तो यहाँ मैं इसका फार्मूला बता देता हूँ, 1 + cos थीटा का क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये याद रखना, जो नहीं, जिसको नहीं पता वो याद रखना है इस फार्मूले को हमेशा। मतलब 1 + cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 एंगल का मतलब एंगल, कोई एंगल अगर 60 डिग्री है तो उसमें हम लोग 2 से डिवीजन करें 30 डिग्री मिले ये ध्यान रखें। टू ए स्क्वायर इंटू 2, अब देखो 2 और 2 का एलसीएम की मतलब 4 को रूट से बाहर निकालेंगे, 2 होगा, ए का स्क्वायर, ए होगा और सब ये स्क्वायर में। तो बेसिकली आप इसको ऐसे लिख सकते हो। किसी कैलकुलेशन में दिक्कत है तो आप कमेंट या फिर करके वो पूछ सकते हो। 2 mod ऑफ ए कॉस थीटा बाई 2, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मैं कितने बार बोलूँ समझ में आ रहा है ना।
क्या होगा अगर मान लो, इसीलिए तो हम लोग बोले अब मान लो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो, तो ये फार्मूला हम लोग क्यों अप्लाई करें, ये सिंपल क्यों ना अप्लाई करें, समझ आ रहा है ना। तो फिर से मैं समझा देता हूँ, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो, उसके बीच का एंगल कुछ हो, तो हम लोग ये फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। क्या ये फार्मूला, आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर इजकल टू मोड ऑफ ए या बी कुछ भी इजकल इंटू कॉस थीटा बाई टू। देखिए थीटा बाई टू किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखो ए और बी दो वेक्टर ऐसे हैं, ए और बी दो वेक्टर ऐसे हैं जिसके बीच का एंगल थीटा है, समझ में आ रहा है ना। तो अगर रिजल्टेंट अगर आप देखोगे, रिजल्टेंट ये आर, रिजल्टेंट तो वो हमेशा यहाँ से थीटा बाई टू एंगल बनाएगा और यहाँ से भी थीटा बाई टू, समझ आ रहा है ना। आप ऐसे बोल सकते हो अगर दो वेक्टर बराबर हो तो उसका जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होता है वो दोनों वेक्टर के एंगल ऑफ बाइसेक्टर पे होता है, मतलब बीचों बीच उसको बाइसेक्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसको अच्छे से याद रखो, बहुत जगह काम आने वाली है। पिछले क्लास में हम लोग एक न्यूमेरिकल किए थे नो, उसी न्यूमेरिकल को देखते हैं कि अगर उस नियम से बनाए थे तो कितना डिफिकल्टी हुआ था और यदि इस नियम से बनाए तो कितनी आसानी होगी। लेकिन मैं इसमें एक चीज, एक फार्मूला और मैं यहाँ हम लोग सीख सकते हैं, समझना वो कैसे। पिछले क्लास में क्वेश्चन ये किए थे कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये आर के भी बराबर था, कोई दिक्कत नहीं था, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, समझ आ रहा है ना। तो आपसे क्वेश्चन ये था कि फाइंड आउट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी एंड आल्सो रिप्रेजेंट, आल्सो ग्राफिकली रिप्रेजेंट ऑफ वेक्टर ए बी एंड आर। तो इस फार्मूले से ये कितने आसान से बन जाता है। बेसिकली पहला क्वेश्चन क्या है, ये थीटा निकालना, आपको क्या दे दिया, सब वेक्टर बराबर है तो ये थीटा कैसे निकाले, तो वो कितने आसान। अब ये फार्मूला में क्या करोगे, आर बराबर कौन है, ए भी है, तो उसकी जगह रख दो मोड ऑफ ए, क्योंकि बराबर है टू ए कॉस थीटा बाई टू। यहाँ से क्या, ये और ये सॉरी ये और ये कैंसिल होगा, तो 1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा बाई टू। तो बेसिकली इसको लिख सकते हो कॉस थीटा बाई टू इज इक्वल टू हाफ। तो थीटा बाई टू जो लिखोगे ये कितना होगा 60 डिग्री, थीटा कितना होगा 120 डिग्री, जो पिछले क्लास में भी निकला था, समझ आ रहा है ना। तो आप ऐसे उसको बना सकते हो, वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इधर है। तो ये आर किधर जाएगा, इसको बीचों बीच अभी हम लोग सीखे, देखो कितने आसान है, अगर तीनों बराबर हो तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए बोले कि ये क्या करती है फार्मूले, क्वेश्चन को सिंपली, मतलब क्वेश्चन को बनाने में बहुत मदद आपको करेगा, बहुत सिंपल मेथड क्वेश्चन को बना देगा। ये कितना होगा, ये तो 120 होगा, ये एंगल कितना होगा 120, और ये कितना होगा 60 डिग्री, और ये कितना होगा 60 डिग्री, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और यही क्वेश्चन उस दिन बनाए थे शायद आपको एक बोर्ड में बना, इसीलिए मैं इम्पोर्टेंट इसका आपको समझा दिए। आप पे निर्भर करता है कि आप इसको कितने रिस्पॉन्स से लिए और कितने अच्छे से रखोगे। चलो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।